सभी को नमस्कार। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के जाने माने समीक्षक और चिंतक हैं। ऋषिकल्प उनका व्यक्तित्व कहा जा सकता है। विपुल सृजनात्मक अवदान की एक अकूत संपदा वे हमारे लिए छोड़ करके गए हैं और आने वाली पीढ़ियां इस दृष्टि से उनकी कर्जदार हैं। खांटी देशज व्यक्तित्व उनका था और जिस भद्र नागर समाज में वे रहे, आगरा में और दिल्ली में, उसके लिए कुछ अजनबी से भी वे होते गए थे। बाद में तो अपने लेखन की साधना में वे कुछ ऐसे तपोरत हुए कि और भी एकाकी होते चले गए। उनको लेकर साहित्य के हलकों में कई कई प्रवाद उठाए जाते रहे, लांछन भी उन पर लगाए जाते रहे। शर्मा जी को फुर्सत नहीं थी कि उनकी वे परवाह करें। वे बड़े उद्देश्य को सामने रखकर मनोयोग से लेखन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि भारत के अतीत की सही सही पहचान के साथ उसके भविष्य का निर्माण लेखन के द्वारा किया जाए या भविष्य की दिशा प्रशस्त की जाए। अप, अपनी धरती अपने लोग उनकी आत्मकथा है, 3 भागों में छपी है। इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि गांव गिरांव घर परिवार और अपनी धरती से उनका कितना गहरा जुड़ाव है और उसके साथ ही अपने देश के इतिहास से, संस्कृति से, ऐतिह्य से और वर्तमान से भी उनका कितना गहरा जुड़ाव या सरोकार है। रामविलास शर्मा भारत के भवितव्य का पुनर्संधान कर रहे थे। उन्होंने एक दर्शन दिया, उस पर कहीं कोई चर्चा हिंदी में तो कदाचित नहीं की गई, जहां तक मेरी जानकारी है। सर्वास्तित्ववाद वे उसको कहते हैं और उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन करके उन्होंने यह दर्शन निर्मित करने का प्रयास किया। भारतीय साहित्य का, हिंदी साहित्य का अध्ययन, समकालीन साहित्य का, प्राचीन हिंदी साहित्य का अध्ययन तो वे करते ही आ रहे थे। धीरे धीरे संस्कृत साहित्य के अध्ययन की ओर वे उन्मुख होते गए। अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, अंग्रेजी साहित्य में पगे हुए थे। रामविलास शर्मा की इस दृष्टि से जितने भारतीय समीक्षक हैं, उनमें उनकी टक्कर का समीक्षक मिलना मुश्किल है। जितना बड़ा दायरा उनका है उनके अध्ययन का, उतना बड़ा दायरा समीक्षा के क्षेत्र में, विद्वत्ता के क्षेत्र में भी कम लोगों का मिलता है। यूरोप के साहित्य का गहरा अध्ययन उन्होंने किया था, अंग्रेजी साहित्य का, रोमांटिक कविता का, और साहित्य की अधुनातन भावधाराओं से परिचित थे, प्राचीन परंपराओं से परिचित थे। दोनों को आमने सामने रख करके वे तोलते हैं और अपना जीवन दर्शन भी बनाते हैं। वैदिक काव्य की ओर मुड़ते हैं। वे देखते हैं कि प्रकृति के साथ तदाकार होने की कविता है ऋग्वेद की कविता। उनका उद्धरण पढ़ रहा हूं। ऐसी संवेदनशीलता न यूरोप के भाववाद में है, न उसके भौतिकवाद में है। यूरोप के काव्य में भी उसके उदाहरण कम ही हैं। भारत में ऋग्वेद और उपनिषदों से लेकर कालिदास के काव्य को पार करती हुई यह धारा रविन्द्रनाथ ठाकुर तक प्रवाहित है। उद्धरण समाप्त। इस भावधारा में वे निमज्जन करते हैं ऋग्वेद की कविता से लगाकर कालिदास और उपनिषद से लगाकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक का साहित्य। दूसरी ओर शैली की कविताओं में डूबते हैं। शैली की कविताओं में उद्धरण बहुत उन्होंने दिए हैं जब वे अपने वैचारिक विश्व को निर्मित करते हैं। और टू द वेस्ट विंड, हिम ऑफ अपोलो, एडोनिस तथा द ट्रम्प ऑफ लाइफ, इनके उदाहरण देते हुए इनमें वे वेद के काव्य की वही आद्य ऊर्जा और तल्लीनता की झलक देखते हैं जहां भौतिकता और दिव्यता की विभाजक रेखाएं मिट रही हैं। ये उनके शब्द हैं। शर्मा जी जब यह लिख रहे हैं तो फिजिक्स, मेटाफिजिक्स में छलांग लगा रहा है, भौतिक शास्त्र, नव्य भौतिकी में ढल रहा है। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत आ चुका है, उसके बाद क्वांटम थ्योरी भी आ चुकी है। इन सब की समझ है रामविलास शर्मा को। भौतिकवाद और सर्वात्मवाद जो उनका दर्शन है, उसमें वे गहरी समानता देखते हैं।
और ऋग्वेद के आधार पर जो दर्शन वे निर्मित करते हैं, वैदिक ऋषियों का जो दर्शन वे समझते हैं, उसमें और भौतिकवाद में बहुत नजदीकियां वे पाते हैं। रामावतार शर्मा का जिक्र उन्होंने किया है, महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा का नाम उनको सही स्मरण कदाचित नहीं रहा। साहित्य तो उन्होंने नहीं ही पढ़ा है रामावतार शर्मा जी का। पर रामावतार शर्मा अपने परमार्थ दर्शनम में, जो भारतीय दर्शन का एक अद्भुत विलक्षण मौलिक ग्रंथ है, 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े दार्शनिक ग्रंथों में से एक है, जिसके आधार पर जिन्होंने पढ़ा उन्होंने यह स्वीकार किया कि रामावतार शर्मा यही ग्रंथ अंग्रेजी में लिखते तो वे बर्टन रसल और विटगेनस्टाइन के समकक्ष विश्व के दार्शनिकों में गिने जाते। वे हैं, विश्व के महान दार्शनिकों में से हैं ही, पर संस्कृत में कारिका भाष्य सूत्र शैली में वार्तिकों के साथ परमार्थ दर्शनम लिखा है, जो कि कम पढ़ा गया, कम परखा गया। कुछ पंडितों ने तो पढ़ा, केदारनाथ शर्मा सारस्वत ने, गोविंद चंद पांडे ने, उन्होंने स्वीकार किया कि एक महान दार्शनिक ग्रंथ है। रामावतार शर्मा एक क्रांतिकारी दार्शनिक हैं, रेडिकल फिलासफर हैं, दयानंद से ज्यादा रेडिकल में हैं, ऐसा गोविंद चंद पांडे कहते हैं। सर्वात्मकतावाद का दर्शन रामावतार शर्मा निर्मित कर चुके थे, उसकी थोड़ी सी भनक रामविलास शर्मा को है। पढ़ा उन्होंने नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते थे, थोड़ा दुरूह ग्रंथ है। वे सीधे मूल ग्रंथों तक अपने ढंग से पहुंचते हैं और अपना दर्शन निर्मित करते हैं, लगभग उसी भाषा में निर्मित करते हैं जो संस्कृत शास्त्रीय परंपरा में रामावतार शर्मा बना रहे थे। वो सर्वात्मकतावाद कहते हैं, ये सर्वात्मवाद कहते हैं। दोनों की मान्यता लगभग वही है। चेतना और पदार्थ अलग अलग नहीं है, प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं है, देह और आत्मा अलग अलग नहीं है, सब कुछ समन्वित है, यही सर्वात्मकतावाद है। और इसमें जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान रामावतार शर्मा तो अपने दार्शनिक प्रस्थान में कर देते हैं। रामविलास शर्मा पूरा अपना दर्शन बता और समझा नहीं कदाचित पाए हैं। वहां तो विश्व वैचित्र्यवाद फिर वे उपस्थापित करते हैं रामावतार शर्मा। सर्वात्मकतावाद, विश्व वैचित्र्यवाद और देहात्मवाद, ये तीन सिद्धांत वे प्रतिपादित करते हैं। उसके द्वारा समन्वित एक दर्शन वे प्रतिपादित करते हैं। रामविलास शर्मा का कहना यह है कि ऋग्वेद और उपनिषदों में सर्वात्मवाद का सुसंगत रूप है, और वह कीट्स, शैली और वर्ड्सवर्थ में भी उनकी काव्यात्मकता के द्वारा सर्जनात्मक रूप में अभिव्यक्ति पाता है। धरती के हर कण कण में सौंदर्य और चेतना स्पंदित है। धरती के एक एक कण को इस चेतना से अलगाया नहीं जा सकता है। यह रचनाकार आत्मा है, क्रिएटर स्पिरिट है। यह रामावतार शर्मा बताते हैं। यह रचनाकार आत्मा स्वयंभू है। उनका उद्धरण पढ़ रहा हूं। दूर तीव्रगामी लहरों पर वह तैरती है, उसकी आंख असीम को समेटती है, शून्य स्पंदित होता है, युग गतिमान बनता है। ये मार्क्स की कविता का अनुवाद है। कैपिटल लिखने के पहले मार्क्स कवि हुआ करते थे और उनकी कविताओं के उद्धरण दिए हैं, और ये उनकी कविता है जो किसी अव्यक्त चेतना के बारे में मार्क्स लिख रहे हैं। दूर तीव्रगामी लहरों पर तैरती हुई आती है, उसकी आंख असीम को समेटती है, शून्य स्पंदित होता है, युग युग उसमें गतिमान बनता है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि मार्क्स की यह कविता पढ़कर शंका होती है कि यह उनकी कविता है या योगी अरविंद का लाइफ डिवाइन है। रामविलास जी मार्क्स और शैली के भाव जगत में सामीप्य देखते हैं, जिसमें उनके शब्द हैं इसके आगे, प्रकृति की आत्मा, मानव प्रेम, सूर्य का प्रकाश, सब एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। यही सूफियों का अनहलक है, वेदांतियों का अहम ब्रह्म है। यहाँ ईश्वर सांस लेता है, सांस सांस में ईश्वर हम हो जाते हैं। शर्मा जी वैदिक और औपनिषदिक सर्वात्मवाद को यूरोप के रोमांटिक कवियों के सर्वात्मवाद से जोड़ते हैं। दोनों की उनके अनोखेपन में पहचान भी करते हैं। शैली की संवेदनशीलता उन्हें सर्वात्मवाद की ओर ठेल कर ले जाती है।
प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित चेतना और पदार्थ का द्वैत भाव इस सर्वात्मवाद के आड़े आता है। वैदिक और औपनिषदिक सर्वात्म भाव में यह द्वैत नहीं है। शर्मा जी कहते हैं कि एक और जड़ ठोस भौतिक जगत है, दूसरी ओर प्रकृति की शक्ति है जो अपने स्पर्श भार से भौतिक पदार्थों को नया नया रूप देती है। शैली इस शक्ति को प्रेम और सौंदर्य से जोड़ते हैं। इस तरह यह शक्ति लगभग चेतन सत्ता बन जाती है। प्रेम और सौंदर्य की मानवीय भावनाओं को और प्रकृति को शक्ति से अलग कर दें तो शैली का सर्वात्मवाद भौतिकवाद सा भौतिकवाद का प्रतिरूप सा जान पड़ेगा, पर वह अलग नहीं है, इसलिए वह भौतिकवाद का प्रतिरूप भी नहीं है। शर्मा जी ठीक कहते हैं कि शैली शैली जो अंग्रेजी कवि हैं, भारतीय काव्य के सर्वाधिक निकट वहां हैं जहां वे प्रकृति के ही तत्वों को सक्रिय होते, एक दूसरे को प्रभावित करते और समस्त प्रकृति को गतिशील बनाते हुए देखते हैं। उपनिषदों में तो कहा ही गया कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। परम तत्व ने अपने आप को रचकर अपने आप को इस सृष्टि में रमा दिया, समो दिया, अनुप्रविष्ट वह इसमें हो गया, फिर वह इससे अलग नहीं रहा, सब कुछ उसमें समा गया और उस वह सब कुछ में समा गया, दोनों इस तरह एक में एक हो जाते हैं। इसी सरणी पर शर्मा जी कहते हैं कि सर्वात्मवाद दो प्रकार का है, एक भौतिकवाद के निकट है, दूसरा भाववाद के निकट है। पहले में प्रकृति ईश्वर में विलीन होती है, दूसरे में ईश्वर प्रकृति में। एक में मनुष्य ईश्वर होने का यत्न करता है, दूसरे में मनुष्य में ईश्वर प्रतिष्ठा पाता है। शर्मा जी हेगेल के दर्शन में प्रकृति का परकीकरण देखते हैं, ये जो एलिनेशन है उसको वो नकारते हैं। वह एक क्षरणशीलता का दर्शन है। हेगेल की इतनी कड़ी आलोचना रामविलास शर्मा कर जाते हैं कि वह एक क्षरणशील दर्शन है। हेगेल जैसों को खारिज कर यूरोप की साहित्य यात्रा के सहचर बनकर उसमें उन पड़ावों को वे खोजते हैं जो हमारी भारतीयों की यात्रा में संगत हो सकते हैं। सर्वास्तित्ववाद के द्वारा शर्मा जी उस संगति को खोज लाते हैं जिसकी आज हमें आवश्यकता है। अपने इस पूरे वैचारिक विश्व को निर्मित करते हुए और सर्वात्मवाद का दर्शन स्थापित करते हुए रामविलास शर्मा जी जो एक बड़ा काम उसके साथ साथ करते हैं, वे यूरोप केंद्रित विमर्श का अपदस्थीकरण करते हैं। यूरोसेंट्रिक जो डिस्कोर्स है उसको सबसे अधिक चुनौती देने वाले प्रखर समीक्षकों में रामविलास शर्मा का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए और यह समझा जाना चाहिए कि अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से भारतीय शिक्षित मध्यवर्गीय समाज कितनी गहराई से बंधा ही हुआ नहीं है, जकड़ा हुआ है उसमें। और विडंबना यह है कि वह जानता नहीं है कि वह बहुत अधिक जकड़ा हुआ है। अपने रोजमर्रा के व्यवहार में, अपने दैनंदिन जीवन में, अपनी भाषा में, अपने सोच में वह जकड़ा हुआ है, इस बात को वह नहीं जानता है। यहाँ तक कि संस्कृत के पंडितों को भी मैं देखता हूँ, कहीं न कहीं औपनिवेशिक मानता से वे अनजाने बंध करके और उसमें अपना विमर्श करते हैं। रामविलास शर्मा खुले सोच के साथ यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स को, यूरोप केंद्रित विमर्श को खारिज करते हैं। उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और समकालीन इतिहास तथा राजनीति में यूरोप केंद्रित विमर्श को विखंडित करके भारतीयता को स्वात्म में प्रतिष्ठित करने का यत्न किया। यह बड़ा चुनौती भरा कार्य था। इसके पहले, उनके कुछ पहले स्वामी दयानंद और महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा इसी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद और भारत विद्या के अंतर्गत किए जा रहे यूरोप केंद्रित विमर्श को विखंडित कर रहे थे। रामविलास शर्मा ने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोखिम उठाए। उन्होंने औपनिवेशिक मान्यता के द्वारा खड़ी की गई उन निर्मितियों के ढांचे भी ढहा दिए जो तथाकथित पढ़े लिखे भद्र समाज में ही नहीं, परंपराओं को पोसने वाले भारतीय मानस में भी बदमूल हो गई थी। विलियम जोन्स और मैक्स मूलर से लगाकर संस्कृत और भारतीय विद्या के पश्चिमी पंडित हमें यह बताते रहे और समझाते रहे कि भारत एक आध्यात्मिक देश है जो साइंस और तकनीक में पिछड़ा रहा और अब तो और भी पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा रहेगा। इस देश को अध्यात्म प्राण देश बताने के उनके अभियान के पीछे उनके अपने औपनिवेशिक स्वार्थ थे।
पर हमारे देश के दार्शनिक विचारक पंडित जन उनके इस सोच से जुड़ते चले गए। उन्होंने यह नहीं समझा कि औपनिवेशिक साजिश में वे शामिल होते चले जा रहे हैं। शर्मा जी ने ऋग्वेद से लगाकर मध्यकाल तक भारतीय साहित्य और परंपराओं का मूल ग्रंथों से जो अध्ययन किया, उसके द्वारा मूल ग्रंथों की प्रस्तुति करते हुए भ्रांत धारणाओं के जाल और जंजाल को हटाते हुए उन्होंने इस औपनिवेशिक मानसिकता के दायरे को तोड़ा। आस्था और सौंदर्य जो 1961 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, इस उपक्रम का आरंभ वे इसमें कर चुके थे। इस पुस्तक में वे कहते हैं, उनका उद्धरण पढ़ रहा हूं। प्रचलित धारणा यह है कि यूरोप भौतिकवादी है और भारत अध्यात्मवादी। भारत और यूरोप के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करने में यह धारणा खंडित हो जाती है। न अध्यात्मवाद पर भारत का एकाधिकार है और भौतिकवादी यूरोप का, न अध्यात्मवाद पर भारत का एकाधिकार है और न भौतिकवादी यूरोप का। यह धारणा उनके अनेक ग्रंथों में नए नए संदर्भ उठाकर विकसित होती गई है। रामविलास शर्मा यूरोप की संस्कृति, परंपरा और नवजागरण का भी प्रामाणिक अध्ययन करके यह स्पष्ट करते हैं कि भाववाद और अध्यात्मवाद यूरोप में भी खूब था। इसी तरह ऋग्वेद, महाभारत और बौद्ध दर्शन, चरक संहिता आदि ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा वे भौतिकवाद की निरंतर उपस्थिति को प्राचीन भारतीय वैदिक काल के समाज से लगाकर मध्यकाल तक रेखांकित करते हैं। इन शब्दों के साथ आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।